तो चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूशन में हमारा था। कल जो लास्ट हमारी बात हुई थी, वो बात हुई थी कि वर्ती जो बनाई जाती है धूमपान के लिए, तो वो यव के जैसी होती है, 8 अंगुल लंबी होती है और अंगूठे के समान मोटी होती है। यही मेन बात है। यव सन्निभम, 8 अंगुल लंबी और अंगूठे के समान मोटी। बाकी ये वाग्भट ने 5 बार लेप करने को कहा, सुश्रुत कह रहे हैं कि 12 अंगुल की सरगंडे की लकड़ी लेनी है, उस पर से 8 अंगुल के ऊपर लेप लगाना है, देख लेना, लेकिन इन पे सवाल नहीं आता है। स्नाहिक धूम, तो कह रहे हैं कि इसके अंदर मधुशिष्ट का प्रयोग होता है, बात कर चुके हैं इसके भी हम लोग। शिरोवैराचनिक धूम के अंदर श्वेता, ज्योतिषमती, हरताल, मनाशिला, तो ये जो द्रव्य हैं ये सारे तीक्ष्ण द्रव्य होते हैं। ऑलरेडी हम डिस्कशन कर चुके हैं कल भी इसके ऊपर, तो देख लोगे। प्लस ये बहुत जरूरी है कि कुष्ठ और तगर का यूज नहीं करते, ये कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग द्रव्य हैं। ये इतने स्ट्रॉन्ग है कि इनकी वजह से मस्तुलुंग का श्राव हो जाता है। ठीक है। तो मस्तुलुंग का श्राव, मस्तुलुंग को हम लोग सीएसएफ के साथ, और अगर आयुर्वेद में बात करें तो ब्रेन कोर्टेक्स को ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं मस्तिष्क की मज्जा जो है वो लिक्विड होके बाहर निकल आती है सीएसएफ की फॉर्म में। इस तरह की बात आई है। क्लियर। तो कुष्ठ और तगर धूमवर्ती में नहीं यूज करते, ये बहुत जरूरी है, बिल्कुल याद रखेंगे। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, मस्तुलुंग का श्राव हो जाता है अगर इस्तेमाल कर लिया। डरहर देख पा रहे हो कि घृताकार मस्तक मज्जा है, मतलब पिघला हुआ जो घृत है, उस तरह की चीज होती है ये, जो मज्जा है, जो मस्तुलुंग का श्राव होता है। क्लियर। आगे चले। अष्टांग हृदय, तो उन्होंने नाम दे दिए जो तीनों धूमपान आपको कल मैंने बताए थे। हम उसको इस तरह याद रखते हैं। बीएसपी है ना, पार्टी है बहुजन समाजवादी पार्टी, यूपी में आप देखते हो काफी डोमिनेंसी रहती थी पीछे। तो बीएसपी, बी से यानी विरेचनिक, एस से स्नेहिक और पी से प्रायोगिक, ये 3 टाइप है धूमपान के। तो प्रायोगिक धूमपान को वाग्भट ने शमन और मध्यम नामों से भी लिखा है। स्नेहिक को ब्रंगण और मृदु नाम से, और विरेचनिक को शोधन और तीक्ष्ण नाम से। याद करने का तरीका ये हो सकता है कि अगर देखोगे स्नेहिक, तो देखो स्नेह लेने से क्या होता है, शरीर में ब्रंगण होता है। प्लस स्नेह जो होता है उसके गुणों में अगर आप बात करो, चैप्टर नंबर 13 भी आप देखोगे, जब चरक संहिता में सूत्र स्थान में, तो वहां भी बात हुई है कि स्नेहन से मृदुता आती है। तो वैसे भी याद कर सकते हो। तो ब्रंगण करने वाला और मृदुता लाने वाला है जो स्नेहिक धूमपान है। विरेचनिक देख पा रहे हो, तो विरेचन कराना यानी कि शोधन कराना होता है। और विरेचन जो होगा, जब धूमपान की बात कर रहे हैं, तो तीक्ष्ण होगा तभी श्रव विरेचन होने वाला है। तो तीक्ष्ण और शोधन विरेचनिक धूमपान के नाम है। बाकी शमन और मध्यम जो लास्ट बचे, वो प्रायोगिक धूमपान के नाम है। तो याद रखोगे, शमन और मध्यम प्रायोगिक धूमपान के नाम है। धूमपान से लाभ क्या होता है, तो खालित्य नहीं होता, पिंजरत्व नहीं होता, और वात कफज रोग नहीं होते। याद कैसे करना है, देखो धुआं अगर आप पिंजरे के अंदर भर दोगे ना, तो वो पिंजरे से निकल जाएगा, पिंजरा खाली हो जाएगा, धुआं थोड़ी रुकने वाला है। तो धुआं पिंजरे में नहीं रुकता, वो खाली हो जाता है। तो पिंजरत्व ना होना और खालित्य ना होना, याद रखना। क्योंकि आगे बहुत सारी चीजों के गुण आप देखोगे, जैसे अभ्यंग करने का क्या लाभ है सिर पर, है ना, पैरों में तेल मर्दन का क्या लाभ है, या नस से लेने का क्या लाभ है। तो वो सब कहीं ना कहीं ओवरलैप करेंगे, आपको ऐसा लगेगा शायद दूसरी चीज का गुण है ये। तो आप याद रखोगे कि धुआं पिंजरे में खाली, मतलब धुआं नहीं रहता पिंजरे में। प्लस धूमपान क्योंकि उष्ण ही होता है, धूमपान तो अग्नि का इस्तेमाल ही होगा सीधे। तो वात कफज रोगों के अंदर हम लोग उष्ण चीजों का प्रयोग करते हैं। तो वहां से याद रखोगे कि वात कफज रोगों में कराया जाता है धूमपान, पैतृक रोगों में नहीं। नेक्स्ट चले। आचार्य चरक ने प्रायोगिक धूमपान के कुल 8 काल बताए। यानी आप प्रायोगिक धूमपान को इन 8 काल में से दे सकते हो, जो आपको देना है, जितने बार भी इस्तेमाल करना है प्रायोगिक धूमपान। तो कह रहे हैं ये 8 काल हैं, इनमें यूज करना चाहिए। अब मेरी बात ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन जनरली यहीं से पूछेगा आपसे कि आचार्य चरक ने प्रायोगिक धूमपान के कुल कितने काल बताए हैं, तो 8 काल बताए हैं। लेकिन ओरिजिनली लेना कितनी बार है प्रायोगिक धूमपान, वो नंबर अलग है, हम लास्ट में देखेंगे। तो ये क्या है, ये ऑप्शन है आपके पास कि इन 8 टाइम में से कभी भी आप ले सकते हो। याद करने की जरूरत नहीं है, नंबर याद रखो, सिर्फ देख लोगे एक बार कि सुबह सो के उठे हो, मतलब नींद के बाद, तो एक बार प्रायोगिक धूमपान। फिर कह रहे हैं इस तरह वमन हो जाए, मान लो सुबह आँख खुली आपकी, तुरंत वॉमिटिंग हो जाए। दातों के पश्चात ब्रश किया, स्नान किया उसके बाद, फिर स्नान करके छींक आ गई, अगर ठंड लग गई तो उसके बाद, अंजन लगाया बाद में, तैयार हो रहे हैं तो उसके बाद, भोजन किया उसके बाद, और एक कह रहे हैं नशे के बाद। तो इन सब के बाद प्रायोगिक धूमपान की बात आई है। तो आंसर है सवाल का कि प्रायोगिक धूमपान के कुल कितने काल बताए चरक ने, तो आंसर है 8। नेक्स्ट देखो, जो धूमपान करते हैं, कह रहे हैं एक बार में 3 घूंट लेनी है टोटल, और एक घूंट जो लेते हो ना वो 3 बार में लेते हो, है ना। जिसको जैसे देखा होगा लोग जो सिगरेट वगैरह पीते हैं, तो वो लोग खींचते हैं जो उसको,
तो वो कह रहे हैं टोटल 3 बार खींचना है, 3 घूंट लेनी है, और एक घूंट जब ले रहे हैं तो वो 3 बार खींचनी है। क्लियर? इस पर सवाल नहीं आता, आप देखना चाहो देख लो कि एक बार में 3 घूंट लेनी है, और तीनों घूंटों में 3 3 बार आप सांस ले रहे हो, मतलब खींच रहे हो अंदर की तरफ, तो टोटल 9 घूंट हो गए इस तरह करके। कोई खास बात नहीं, आगे चलिए। आचार्य सुश्रुत, उन्होंने कितने कितने काल बताए? तो हम यहाँ पे याद रखते हैं, एक ट्रिक याद की हमने बीएसपी, और एक ट्रिक ये भी याद रखेंगे बीपी सिंह। ठीक है, बीपीएस। क्यों? क्योंकि यहाँ देखोगे आप, वी से यानी वैचनिक 3 काल बता रखे हैं, पी यानी प्रायोगिक 4 काल बता रखे हैं, और एस यानी स्नेहिक 5 काल बता रखे हैं। तो अगर आप बीपी सिंह याद रखते हो ना, तो क्रमशः आपके नंबर हो जाएंगे 3 4 5। और दूसरी ट्रिक क्यों याद की है फिर हमने, तो उसका कारण मैं आगे बताऊंगा कि वो क्यों याद की है। एक ही चीज के लिए 2 ट्रिक क्यों याद की है। तो एक ट्रिक है हमारी बीएसपी, और एक ट्रिक है बीपी सिंह, याद रखना। यही लिख रहे हैं कि वैश्विक धूमपान के 3 काल बताए आपने, स्नेहिक के 5 बताए, और प्रायोगिक के 4 बताए। कह रहे हैं स्नान करने के बाद आप वैचनिक और प्रायोगिक दोनों में से कोई सा भी धूमपान ले सकते हो, तो दोनों आए हैं स्नान के बाद। ठीक है, तो ऐसा कर लो कि बीपी स्नान करता है, बीपी यानी वैचनिक और प्रायोगिक। तो स्नान करने के बाद वैचनिक और प्रायोगिक दोनों धूमपान की बात आई है। किन लोगों को नहीं कराना चाहिए धूमपान? तो कुछ अपवाद यहाँ लिखे हुए हैं, एक नजर डाल लोगे अच्छे से। विरेचन कराने के बाद, बस्ती कर्म के बाद, रक्त पित्त का कोई रोगी है ऑलरेडी देख लो, यहाँ पित्त वाली कंडीशन है, धूमपान हम मना कर रहे हैं, पित्त कंडीशन में नहीं कराते, और आम दोष में, तो यहाँ भी अयोग्य किया है। तो विरेचन के बाद, बस्ती कर्म के बाद, रक्त पित्त के रोगियों को और आम दोष में नहीं कराना है धूमपान। धूमपान के बाद धूम्र को मुख से ही निकालें, अन्यथा नेत्र नष्ट हो जाते हैं। ये ध्यान रखोगे, बहुत सारे लोग दिखते होंगे सड़कों पे कि स्मोकिंग कर रहे हैं, है ना, और उसको नासा से निकाल रहे हैं, कह रहे हैं ऐसा नहीं करना। आप धूमपान ले तो सकते हो नासा से या मुख से, लेकिन निकालना हमेशा उसको मुख से ही है बाहर। अगर ऐसा नहीं करते तो नेत्र नष्ट हो जाते हैं। आपको मैंने एक नेत्र रसायन पढ़ाया था आचार्य वाग्भट के अनुसार, बोलो क्या होता है? त्रिफला और मधुकर का त्रिफला मधु मधुसर्पी विषम मात्रा में। ठीक है, तो त्रिफला मधुसर्पी विषम मात्रा संध्या के समय। दूसरा एक और लिखना चाहो, वैसे नेक्स्ट चैप्टर में शायद देखेंगे उसे हम, नहीं यहीं पे होगा आगे। तो ये भी है कि नासा के बाल उखाड़ने से, लिख लो, चरक की बात नहीं है, जनरल पॉइंट है गाइड का आपके, कि नासा के बाल उखाड़ने से नेत्र की ज्योति नष्ट होती है। नासा के बाल उखाड़ने से नेत्र की ज्योति नष्ट होती है। नासा के बाल उखाड़ने से नेत्र की ज्योति नष्ट होती है। एक और पॉइंट लिखोगे, लिखो पैर की सिरा का संबंध, पैर की या पैरों की सिरा का संबंध नेत्रों के साथ माना गया है। तो पैरों की सिरा का संबंध नेत्रों के साथ माना गया है, मतलब क्यों जरूरी है कि आप देखोगे आगे चल के कि जितने भी कर्म मतलब पैरों के लिए बताए गए हैं, तो उनका लाभ आप देखोगे तो कहीं ना कहीं वर्ड आया होगा चक्षुष्य है या फिर नेत्रों के लिए अच्छा है, तो इस पे सवाल बन चुका है। तो पैरों की सिरा का संबंध नेत्रों के साथ है, कि वहां जो भी करते हो वो नेत्रों पे भी लाभ पहुंचाता है। वापिस आ जाएंगे। तो धूमपान के बाद धूम्र मुख से ही निकालना है, अन्यथा नेत्र नष्ट हो जाएंगे। नासिका का एक छिद्र बंद करके, मतलब जैसे आप धूमपान जब लोगे ना, तो कहना है कि एक छिद्र को बंद कर लेते हैं, एक साइड से लेते हैं, तो उस तरह के 3 बार में लेना है इसको। धूम नेत्र का परिमाण कितना होता है? तो एक तो वर्ती थी जो अंदर लगाई जाती है उसके, जो धूम नेत्र है, मतलब जो होल्डर कह लो आप। ठीक है, तो उसमें जो वर्ती लगाई जाती है वो हमने पढ़ ली कि यव के जैसी है, अंगूठे के बराबर मोटाई है उसकी, 8 अंगुल लंबाई है, वो सब पढ़ लिया। यहाँ बात करें धूम नेत्र की, जो होल्डर है वो कैसा होता है? तो रिजु होता है, स्ट्रेट बिल्कुल। 3 कोश होते हैं उसमें, यानी 3 चैम्बर होते हैं। और जो अगला हिस्सा है उसमें छिद्र कितना बड़ा है? तो कोलास्थी अग्र प्रमाण, की बेर की गुठली जो है वो एंटर कर सके, इतना बड़ा छिद्र होता है आगे। तो कोलास्थी छिद्र प्रमाण, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट चले। अभी हमारा धूमपान खत्म नहीं हुआ है, नोट्स के एंड में यानी इस चैप्टर के एंड में हम धूमपान को ठीक से पढ़ेंगे, कि दूसरी ट्रिक हमने क्यों पढ़ी है, जो पीछे बताया मैंने, बीएसपी है ना, तो उसको भी देखेंगे, इंटरप्रिटेशन क्या है उसका। देखिए अभी आगे। नेक्स्ट कर्म आ जाता है नस्य कर्म। तो नस्य कर्म के लाभ बता रहे हैं। एक तो ऋतुएं लिखी है कब लेना चाहिए, तो प्रावृट, शरद और बसंत में नस्य लेने की बात की है इन्होंने। प्रावृट, शरद और बसंत। ये शरद और बसंत जो है ना, इनको हम साधारण ऋतु कंसिडर करते हैं। अगर इस तरह देखो आप, कि शुरू की 3 ऋतुएं होती हैं, शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं आदान काल। और बाद की 3 ऋतुएं, वर्षा, शरद, हेमंत, वो कहलाती हैं बेटा विसर्ग काल।
ठीक है। तो ये ऋतुएं जो होती हैं यानी शरद और बसंत बीच में पड़ती हैं, बिल्कुल एक आदान काल के बीच में है, एक विसर्ग काल के बीच में है। तो जितनी चीजें सामान्यतः कराई जाती है ना, तो इन दोनों ऋतुओं का नाम मिल ही जाएगा आपको, शरद का भी बसंत का भी। इसके अलावा यहाँ प्रावृट ऋतु देख पा रहे हो, जानना चाहो तो यही लिख लो कि प्रावृट ऋतु कहाँ आती है। तो लिखेंगे ग्रीष्म और वर्षा के मध्य। ठीक है, ग्रीष्म और वर्षा के मध्य। तो प्रावृट, शरद, बसंत, इन ऋतुओं में नशा लेने की बात की है। नशा लेने से मन्यस्तम, शिराशूल, हनुग्रह, पीनस, अर्धावभेद ये रोग नहीं होते। इस पे सवाल नहीं आता है। ये लास्ट लाइन देखो, ये रख के पूछ चुका है कि किस कर्म का लाभ है। जीर्यतश्च उत्तम अंगेशु जराम ना लभते बलम, कि आपकी आयु भले ही बढ़ रही है ना, एज भले ही बढ़ रही है, लेकिन आपकी जरा जो है मतलब बुढ़ापा जो है कि वो नहीं दिखाई देगा, वो बलशाली नहीं होगा। तो ये नस्य का लाभ है। जीर्यतश्च उत्तम अंगेशु जराम न लभते बलम, याद रखना। तो ये नस्य का लाभ है। अब नस्य के साथ ही इन्होंने मेनली अणु तेल की बात की है। अणु तेल नस्य की बात हुई है इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, आपकी बुक्स में है बेटा श्लोक नंबर 63 से लेके 70 तक। तो क्या कहना है कि अणु तेल का प्रयोग वातिक प्रतिशाय में करते हैं। यही सुश्रुत देख पा रहे हो, उन्होंने वात व्याधि में बताया है अणु तेल का प्रयोग। अलग मेथड है उनका बनाने का, लेकिन नाम अणु तेल ही है। तो याद रखना बस कि चरक ने वातिक प्रतिशय में और सुश्रुत ने वात व्याधि में अणु तेल का प्रयोग बताया। चाहो तो लिख सकते हो सामने सुश्रुत के कि पक्षाघात में अभ्यंग के लिए, पक्षाघात इसमें अभ्यंग कराने के लिए कहा है अणु तेल का। ठीक है, निर्माण विधि देख लो तो तेल, क्वाथ और जल लिया जा रहा है 1, 10 और 100 के रेशो में। एक भाग तेल लेना है, 10 भाग क्वाथ लेना है और 100 भाग जल लेना है। याद रखना 1, 10, 100 का रेशो है। द्रव्य जो ले रहे हो आप, जिससे सिद्ध कर रहे हो उसको, उनका क्वाथ 10 भाग, और जो वाटर ले रहे हो वो कह रहे हैं 100 टाइम्स लेना है, और तेल 1 भाग लेना है। कुल 10 बार पाक करना है। हम जब भी कोई तेल सिद्ध करते हैं वो एक बार में नहीं कर लिया जाता, प्रोसेस काफी लंबी होती है। आप देखोगे 2 दिन में या फिर 5 दिन में या 10 दिन 12 दिन ऐसा हम देखते हैं कि इतनी बार में पकाया जाता है। तो 10 बार यहाँ पाक करने की बात आई है, और कह रहे हैं 10वीं बार पाक करते समय बराबर मात्रा में अजशीर का प्रयोग करें। तो जितना आपके पास रह जाए, तो 10वीं बार जब पाक कर रहे हो तो इक्वल अमाउंट के अंदर उसमें अजशीर भी मिला देना है। ये पूछा जाता है अजशीर कितना मिलाते हैं। 10वीं बार पाक करते समय बचा हुआ जो द्रव्य है तेल यानी, उसके बराबर अजय मिला दिया जाता है। ये भी याद रखेंगे। मात्रा कितनी देनी है, जो अणु तेल का नस्य लिया जाता है, कह रहे हैं वातिक प्रतिशय में जैसे, तो कितनी मात्रा यूज करनी है। तो आधा पल मात्रा प्रतिदिन, और 3 डिवाइडेड डोजेस के अंदर, है ना, एक बार में नहीं देना। तो कह रहे हैं कि 3 डिवाइडेड डोजेस के अंदर आधा पल की मात्रा प्रतिदिन देनी है। ठीक है, तो यहाँ लिख रहे हैं कि ऑल्टरनेट डे देना चाहिए, एक दिन का गैप करके देना चाहिए, और कुल 7 दिन देना है। तो अगर आप 7 दिन कोई चीज देना चाहते हो, एक एक दिन का गैप करके देना चाहते हो, तो टोटल दिन निकल के आते हैं 13 दिन। ठीक है, तो आपसे पूछे कि अणु तेल का नस्य लेने में कुल कितने दिन का समय लगता है, तो 13 दिन का समय लगता है। देना कितनी बार है, तो 7 बार देना है, हर रोज दिन में 3 हिस्सों में बांट के। टोटल मात्रा आधा पल की है। एक पल बराबर होता है बेटा 4 तोला के। नहीं पता तो लिख सकते हो, एक पल बराबर 4 तोला। तो यहाँ आधा पल कह रहे हैं, मतलब 2 तोला की बात चल रही है। तो ये लगभग आ जाएगा हमारा, रफली हम कैलकुलेशन करते हैं तो 20 ml। हम ऐसा मान लेते हैं कि 1 तोला 10 ml के बराबर होता है, ये ग्राम में भी उतना ही लेते हैं लगभग। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं है वैल्यू जो मैंने कही, लेकिन हम इसी से आंसर निकालते हैं, क्योंकि आपकी गाइड्स हो, बुक्स हो, तो ज्यादातर इसी को फॉलो करके आंसर उन्होंने निकाले हैं। तो इस तरह ही निकालोगे आप भी। नेक्स्ट चले दंत पवन, यानी दातून का वर्णन। तो आपोथितक आपोथित अग्रम दुओ कालो कषाय कटु तिक्तकम। श्लोक लिखा है कि 71 नंबर श्लोक के अंदर उल्लेख है दातून का। दातून कैसी होनी चाहिए, आपोथित अग्रम, कि आगे से थोड़ी सी मतलब चबाई हुई कह लो आप, आपोथित, क्रस्ट। तो इस तरह की होनी चाहिए। 2 काल करनी है, सुबह भी करनी है, शाम को भी करनी है। तो ब्रश 2 बार करने का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ काफी पहले से है। ठीक है, और कैसे रस वाली होनी चाहिए, तो कषाय कटु तिक्त, यानी कटु तिक्त कषाय, लास्ट वाले जो तीनों रस है, कह रहे हैं इन रसों वाली दातुन होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखो सुश्रुत क्या कह रहे हैं। उन्होंने एक रस और जोड़ दिया कि दातुन कटु तिक्त कषाय
इसके अलावा मधुर रस वाली होनी चाहिए। कटु तिक्त कषाय और मधुर रस भी ऐड कर दिया। और छोटे बच्चे हैं, है ना, आजकल बहुत सारे प्रोडक्ट आ रहे हैं मार्केट में कि बच्चे ब्रश नहीं कर पाते, तो मधुर वाला उनके लिए दे सकते हो। चरक ने दातोन और जीवा निर्लेखन यानी ब्रश जो होता है और टंग क्लीनर, इन दोनों की लंबाई नहीं बताई है। इस चीज पे सवाल आ चुका है कि आचार्य चरक के अनुसार टंग क्लीनर की लंबाई कितनी है ना, तो आपको आंसर लगा नहीं बताई है। सुश्रुत वाग्भट ने बता दी, वो कहते हैं 12 अंगुल की दातोन होती है और उससे 2 अंगुल कम जीवा निर्लेखन यानी 10 अंगुल। तो सुश्रुत और वाग्भट ने बताई है दातोन की लंबाई 12 अंगुल और जीवा निर्लेखन टंग क्लीनर वो कह रहे हैं 10 अंगुल का। अष्टांग संग्रह में प्रातः और भोजन के बाद यानी शाम के समय 2 बार दातुन करने का विधान है। चरक में भी देख लिया आपने। दातुन करने से क्या लाभ होगा? तो मुख का टेस्ट ठीक रहेगा, वैरसता आदि नहीं होगी। प्लस यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये एक योग लिखा हुआ है, सुश्रुत में आया है ये दंत चूर्ण। इसमें क्या क्या द्रव्य होते हैं वो देख सकते हो आप चाहो तो। शोध है मतलब मधु। व्योश, तो व्योश क्या होता है बोलो? त्रिकटु त्रिकट ठीक है, तो व्योश यानी त्रिकटु। एक देख पा रहे हो त्रिवर्ग लिखा है, तो इससे हम त्रिसुगंधि लेते हैं, जातिफल, पूग और लवंग उनको। ठीक है। तेल है, लवण है। लवण लोगे तो कौन सा लवण हो गया? सैंधव लवण यहाँ पे, है ना। तेजोवती का चूर्ण है। तो कह रहे हैं ये सारे द्रव्य होते हैं, है ना, मंजन जो बनाते हैं जैसे मतलब उसके अंदर। तो ये कुछ द्रव्य हैं, देख लेना इस चीज को। आगे चलिए। उत्तम दातों किसकी बनी हो? श्लोक नंबर 73। करंज, करवीर, अर्क, मालती, ककुब और असन यानी करंज, कनेर, मदार, मालती, अर्जुन और असन। ककुब यानी अर्जुन का पर्याय है। तो करंज, करवीर, अर्क, मालती, ककुब और असन, ये पूरा ही जो श्लोक है या लाइन है आपको याद करनी है, जरूरी है बेटा। करंज, करवीर, अर्क, मालती, ककुब और असन, ये द्रव्य चरक ने बताए हैं दातून करने के लिए। नीचे अगला श्लोक जो देख पा रहे हो, आपका मन है लिखना चाहो तो लिख लो, सुश्रुत का श्लोक है। तो उन्होंने क्योंकि 4 रसों वाली दातून बता दी, कटु, तिक्त, कषाय और मधुर रस वाले, तो ये भी बता दिया कि इनकी दातून लेनी है तो बेस्ट कौन सी है। तो निम्बश्चा तिक्त के यानी तिक्त द्रव्य की दातून लेनी है तो नीम की लो आप। कषाय खदिरस तथा, कषाय दातून लेनी है तो खदिर की लो। कषाय खदिरस तथा। मधु को मधुर श्रेष्ठा, तो यष्टि मधु की अगर मधुर दातून लेनी है। और करंजा कटु के तथा, करंज की दातून अगर कटु द्रव्य की दातून करना चाहते हो। तो करंज, करवीर, अर्क, मालती, ककुबसन चरक की बात है। सुश्रुत ने निम्ब की तिक्त द्रव्यों में, कषाय द्रव्यों में खदिर की, मधुर द्रव्यों में मधु की यानी मुलेठी की, और कटु द्रव्यों में करंज की दातून इस्तेमाल करने की बात कही है। याद रखेंगे। नेक्स्ट है इसके बाद कि इन द्रव्यों की दातून नहीं इस्तेमाल करनी है। ठीक है, सारे रट सकते हो तो आपका मन है, अदरवाइज कुछ जरूर याद करने हैं। तो पहले मैं जरूरी वाले बता रहा हूँ आपको जो आपको याद होने चाहिए। तो विभितक देख लोगे, विभितक, पीलू, शालमल्ली। ठीक है, ये 3 4 नाम जरूर देख लेना, बाकी जैसे निर्गुंडी है कॉमनली यूज्ड द्रव्य है वैसे, तो इसकी भी नहीं लेते हैं, तो एक बार देख लेंगे। श्लेषमातक, अरिष्ट, विभितक, धव, धनवज, बिल्व, अंजुल, निर्गुंडी, शिग्रु, तिलवक, तिंदुक, कोविदार, शमी। शमी भी याद कर सकते हो, शमी चाहो तो ये भी याद कर सकते हो। ठीक है, तो ये वाग्भट ने ये सब दातून जो है मना की है, आप देख सकते हैं, पिपली, इंगुदी, गुगलू, पारिभद्रक, अम्लिका, मोच, शालमल्ली, शण, तो इन सब की दातून नहीं इस्तेमाल करनी है। क्लियर? आगे देखिए। पलाश के बने आसन, दंत धावन और पादुका कुछ भी प्रयोग नहीं करना। तो पलाश जो है ब्रह्म वृक्ष कहा जाता है, सामने चाहो तो लिख लो इसका पर्याय, ब्रह्म वृक्ष। तो आपको आगे से रटना नहीं पड़ेगा, आपको कॉन्सेप्ट काम कर जाएगा कि ब्रह्मा जी का वृक्ष है तो उसके ऊपर मतलब पैर नहीं रखने हैं, समझ में आ रहा होगा कि ब्रह्मा जी के साथ नाम जोड़ दिया, है ना। दंत धावन नहीं करोगे कि दांतों को साफ कर रहे हो, ब्रह्मा जी का नाम है उस चीज में। आसन यानी बैठने में नहीं इस्तेमाल करोगे। तो पलाश के बने आसन, दंत धावन और पादुका, ये सब त्याज्य है, इनका प्रयोग नहीं करना है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि भले ही वो कोलगेट वाली गर्ल कितना भी बोले कि आपके दांत में दर्द है तो तुरंत ये वाला हमारे सेंसोडाइन कर लो, ये कर लो, नहीं, मना कर देना है कि हम तो बाबा रामदेव का भी नहीं करते, है ना, वो भी बैन कर दिया आजकल। तो कर्णशूल हो, दंत रोगी यानी कोई अगर डिजीज है उस कंडीशन में दांतों मना है ना। ऐसा नहीं है कि और बढ़िया से कह दें कि अच्छे से दांत साफ करो, तो मना है आयुर्वेद के हिसाब से।
और देखोगे भी आप, पेन बढ़ जाता है अक्सर ऐसी कंडीशन में। जो लोग ब्रश वगैरह करते भी है ना, तो बाद में पछताते हैं कि पेन बढ़ गया। नेक्स्ट है जीवन निर्लेखन, टंग क्लीनर। तो स्वर्ण, रजत, ताम्र आदि के बने हुए जीवन निर्लेखन का प्रयोग करना चाहिए। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि स्वर्ण, रजत आदि के बने जीवन निर्लेखन का उल्लेख किसने किया, तो चरक ने किया। ठीक है। तो चरक जो है खूब महंगे महंगे वाले टंग क्लीनर यूज करते थे। देखो, यायावर प्रवृत्ति के थे, कुछ परिवार वगैरह था नहीं कि उनके लिए बचा के रखना है, तो क्या है, जितना मिल रहा है अपने, ठीक है, एंजॉय करते हैं। तो टंग क्लीनर भी बढ़िया सा गोल्ड का ले लिया। सुश्रुत देख रहे हो तो वृक्ष आदि से भी बनी ले सकते हैं। तो ये पूछा जा चुका है सवाल कि वृक्षों की धातु जीवन लेखन जो है, उसका प्रयोग किस आचार्य ने बताया। ठीक है, तो सुश्रुत ने बताया, स्पेशली याद रखोगे इसको। नेक्स्ट आता है तांबुल। तांबुल यानी पान जो होता है, उसका प्रथम वर्णन चरक ने किया है इसी चैप्टर के अंदर। ठीक है, तांबुल का प्रथम उल्लेख चरक। जबकि तंबाकू, जिसको हम टोबैको के साथ रिलेट करते हैं, उसका जो कंटेंट है, तो तंबाकू जो है उसका उल्लेख योग रत्नाकर ने किया है। तो तांबुल बाय चरक, तंबाकू बाय योग रत्नाकर। योग रत्नाकर ने ये भी कहा है कि वातिक रोगों की चिकित्सा अपने मित्र के समान करनी चाहिए। कहने का मतलब है स्निग्ध चिकित्सा है, कि जब दोस्त आता है तो उसको बढ़िया बढ़िया स्नेह से आप मिलते हो ना, कि आया मेरा दोस्त। पैतृक रोगों की चिकित्सा जमाता के जैसी मधुर और शीतल करनी है। यानी घर में जैसे जवाई आता है तो उसका ख्याल रखा जाता है, कहीं गलती से गर्म चीजें देके उसका मुंह ना जल जाए, है ना। तो पहले के जवाई बहुत नखरे वाले होते थे, है ना। ये जवाई है, जीजा, फूफा, ये 3 4 रिश्ते हैं तो बहुत जल्दी चले जाते हैं। तो वो वाली बात है कि जमाता जैसी मधुर और शीतल चिकित्साएं पैतृक रोगों में करनी है। और कफज रोगों की चिकित्सा दुर्जन के समान करनी है, कि कोई बुरा इंसान आया क्या कर सकते हो, तो उसे कटु, तीक्ष्ण इस तरह के द्रव्य यूज करने हैं, कहने का मतलब है। ठीक। बाकी आप जानते हो, तो योग रत्नाकर ने कितने विध परीक्षा दी है। अष्टविद। अष्टवेद। अष्टविध परीक्षा योग रत्नाकर की, क्लियर, वो भी याद रखना है। नेक्स्ट देख पा रहे हैं, तांबुल के अंदर 13 गुण बताए गए हैं जो स्वर्ग में भी दुर्लभ है, स्वर्ग में भी नहीं मिलने वो गुण। तांबुल में 13 गुण है जो स्वर्ग में भी दुर्लभ है। चरक ने तांबुल को स्वतंत्र लेने का विधान भी बताया, यानी इंडिपेंडेंटली ले सकते हो, जरूर नहीं है कि दुकान पे जाओ भैया को बोलो कि एक पान बना दो, वो सब चीजें मिला दे उसके अंदर, कह रहे हैं ऐसा जरूरी नहीं। तो आप सिंगल तांबुल भी ले सकते हो। अगर देखना चाहो तो श्लोक नंबर 76, 77, 78 में बात है। ठीक है। अच्छा, इसमें किसी ने एक सवाल कहा था कि ऐसा गाइड में कुछ सवाल दे रखा है कि इस चैप्टर के अंदर, यानी चैप्टर नंबर 5 मात्रा शीति अध्याय, यहाँ जो लवंग की बात आई है कि लवंग का प्रयोग करना है, तो लवंग का क्या पार्ट यूज करने को कहा है, तो आप यहीं लिख लो ब्रैकेट में चाहो तो, लवंग फल। पुष्पलिका। नहीं बेटा, वो तो नॉर्मली हम लोग पढ़ते हैं कि लवंग की पुष्प कली का इस्तेमाल होती है, लेकिन इस चैप्टर के अंदर जो लिखा है ना लवंग, तो वो लवंग फल लिखा हुआ है। देखना चाहो तो श्लोक नंबर 77 है, फर्स्ट हाफ, वहां आप देख सकते हो, लवंगस्य फलानी चा ऐसा करके। तो यहाँ पे लवंग फल लिखा हुआ है, कहीं गाइड में बना दिया होगा क्वेश्चन। अदरवाइज आपसे पूछे कभी भी, तो लवंग की कली का इस्तेमाल करता है, वैसे ही याद रखना है आपको। क्लियर। नेक्स्ट चलिए। तो चरक ने तांबुल को स्वतंत्र लेने का भी विधान बताया। सुश्रुत और वाग्भट वो कह रहे नहीं, अन्य द्रव्यों के साथ लेना है। तो यहाँ गुण बता रखे हैं कि तांबुल का फल, जो तांबुल होता है वो हृदय होता है, अगर पूग फल के साथ लिया जाए या पूग साथ में इस्तेमाल किया जाए तो। अगेन कोई खास बात नहीं, देख लेना सर। यहाँ देखोगे और गुण बताए हैं कि अगर आप पान खा रहे हो, अगर सुबह सुबह खा रहे हो तो उसमें पूग अधिक मात्रा में डलवाना चाहिए। अगर दोपहर में खा रहे हो तो खदिर ज्यादा डलवाओ, और रात्रि में खा रहे हो तो चूना अधिक डलवाओ निशा में। तो हम ऐसे ही याद रखते हैं, पास है प्रातः, पास है पूग, तो प्रातः काल में पूग अधिक डलवाना है। ठीक। मध्याह्न में ज्यादातर लोग आप देखो खाने के लिए जो परेशान होते हैं ना, वो दोपहर के टाइम ही होता है। सुबह सुबह परेशान नहीं होते लोग, सुबह क्या ब्रेकफास्ट कर लिया, ऐसे इवनिंग में होता है, बहुत लोग तो खाते ही नहीं इवनिंग में। लेकिन दोपहर में ज्यादातर लोग खाना खाते हैं। तो मध्याह्न में खा से करके याद कर लो कि खदर अधिक होता है, और निशा के समय चूना अधिक। तो लोगों को जो चूना लगाया जाता है ना, कि ज्यादातर फ्रॉड कर दिया, कुछ हो गया, तो रात्रि में ज्यादा होता है निशा के समय। तो ऐसे याद रख सकते हो कि निशा में चूना लग जाता है, तो चूना अधिक। नेक्स्ट देखिए, पान पत्र के मूल भाग को खाने से, अच्छा एक बात समझ रहे होगे, मैं बहुत फोकस नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एक बार पढ़ा रहा हूँ उनको। तो मतलब ये है कि चीज ज्यादा जरूरी नहीं है, ठीक है ना। ये बस पढ़ते चले जाने हैं, अपना एक बार अच्छे से समझ लो। जहां जरूरी होगा मैं रुकूंगा, अच्छे से बताऊंगा। तो पान पत्र के मूल भाग को खाने से व्याधि उत्पन्न हो जाती है, अग्र भाग को खाने से पाप, मध्य भाग को खाने से आयु का नाश, और उसकी सिराएं खाने से बुद्धि का नाश हो जाता है। तो इसीलिए
आप देखेंगे हमेशा कि जो पान बेचने वाला होता है वो बैठा हुआ यही काम करता रहता है खाली टाइम में, कि पान के पत्ते को काटता रहता है, देखा कभी? तो वो इसीलिए काटता है, उसको पता है कि लोग खाएंगे नहीं वरना। तो पान पत्र के मूल भाग को खाने से व्याधि होती है, अग्र भाग को खाने से पाप होता है, और मध्य भाग को खाने से आयु का नाश। तो हम लोग इसको पाव करके भी याद कर लेते हैं, या वैप करके कर लो, नीचे से ऊपर की तरफ। ऊपर से नीचे करोगे तो पाव, पी से मतलब पाप है अग्र भाग, ए से मतलब है कि आयु का नाश मध्य भाग से, और वी का मतलब है व्याधि हो जाती है मूल को खाने से, प्लस शिराएं खाने से बुद्धि नाश, उसको याद कर लेना। ठीक है। दूसरा देख रहे हो कि पान पत्र के अग्र भाग में कहा गया कि आयु रहती है, मूल भाग में यश रहता है, और मध्य भाग में लक्ष्मी रहती है। तो इसको हम अली करके याद कर लेते हैं, एली या अली जो भी करना चाहो। ए यानी आयु अग्र भाग में, फिर एल से लक्ष्मी मध्य भाग में, और वाई से मतलब यश मूल भाग में। तो ऊपर से नीचे की तरफ करना चाहो तो ऐसा कर लो कि अली ने पाव खाया, मतलब अली है वो पाव खा रहा है, तो अली यानी ए एल वाई, और पाव यानी पी ए वी, ऐसा करके पाओ, ऐसा कर लेना। ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे। पान खाने के बाद जो पहली लोग स्पिट जो करते हैं ना, जो पीक बोल देते हैं पान की, तो कह रहे हैं पहली वाली जो वो स्पिट करने के लिए मुंह में जो इकट्ठा होता है, वो विष के जैसा होता है, आद्य विषोपमम। दूसरी पीक जो होती है वो दुर्जर होती है, अगर उसको व्यक्ति खा ले तो वो डाइजेस्ट होने में मुश्किल है। तृतीय सुधा तुल्य रसायन, तीसरी पीक जो है वो अमृत की तरह रसायन है, तो इसको नहीं थूकने देना है। तो आप सबने वो मूवी देखी होगी, लगे रहो मुन्ना भाई, तो 2 बार थूकने देता है, और तीसरी बार कहता है नहीं अब नहीं बस, फिर उसी की शर्ट से पोंछ देता है वापस। तो वैसे ही समझ लेना कि 2 बार तो कोई बात नहीं है, समझ के तुम्हारी मजबूरी की पहली वाली विष के जैसी थी, दूसरी दुर्जर थी, तो तुमने स्पिट किया, अब तीसरी बार क्या, ये तो अमृत है, इसे पी जाओ अब तुम। ठीक है, फिर वहीं रोक लेना उस दिन। नेक्स्ट देखो, स्नेह गंडूश के लाभ। ठीक है, तो आपने अक्सर सुना होगा, आजकल काफी वर्ड जो है प्रचलन में है, कि ऑयल पुलिंग कर रहे हैं, इस तरह के शब्द, है ना? तो उसमें क्या है कि मुख में स्नेह रख के रोका जाता है कुछ टाइम के लिए, उसको हम गंडूश बोल देते हैं। दो चीजें हैं, एक गंडूश है और एक होता है कवल। बेसिक डिफरेंस की अगर बात करूं, तो गंडूश को मुख में रख के आप मतलब हिलाते नहीं हो, रोक के रखते हो, आपने वो लिया मुख के अंदर और रोक के रखा। और जो कवल होता है, कवल को गार्गल समझ सकते हो आप, तो जैसे आप कुल्ला करते हो, गार्गल करते हो, तो उस तरह की चीज है वो कवल है। तो देख लेते हैं गंडूश के क्या लाभ होते हैं, स्नेह से गंडूश लेने के। नाचा दंता शयन यान्ति दृढ़ मूला भवन्ति च, तो इससे दांतों का क्षय नहीं होता, और उनका मूल जो है दृढ़ बना रहता है। आचार्य वाग्भट ने गंडूश 4 तरह के बताए, सुश्रुत ने कवल 4 तरह के बताए, और शारंगधर ने कवल और गंडूश दोनों के 4 4 भेद बताए। तो वाग्भट गंडूश बताए 4 तरह के, सुश्रुत ने कवल बताए 4 तरह के, और शारंगधर ने कवल और गंडूश दोनों 4 4 तरह के बताए। ये पॉइंट देख सकते हो आप, कि वाग्भट के गंडूश है, सुश्रुत के कवल है। ये जरूरी सा पॉइंट है थोड़ा। आगे चले। अब देख लोगे यहाँ वही पॉइंट लिखा हुआ है कि गंडूस जो होता है असंचारी होता है, यानी मूव नहीं करता, और द्रव लिक्विड चीजों से किया जाता है, जबकि कवल जो होता है वो चल होता है, और इसमें द्रव्यों का कल्क लेते हैं। ठीक है, थोड़ा पेस्ट जैसा होता है, उससे करते हैं वो गार्गिल कह रहे हैं। तो कवल चल होता है और द्रव्यों का कल्क लिया जाता है, तो ये याद रखेंगे आप। नेक्स्ट है मूर्धा पर तेल धारण करना। तो तेल की जो चंपी या मालिश कराते हो, उससे क्या होता है अगेन देखो, ना खालित्यम ना पालित्यम, ना केशा प्रपतंती चा। अब देख रहे हो यहाँ पे आप, वहां से कंफ्यूज हो सकते हो धूमपान के साथ। वहां बताया था कि धुआं पिंजरे में नहीं रहता, खाली हो जाता है, तो वहां पिंजरत्वम और खालित्यम ये दो बातें थी। पिंजर का मतलब होता है बालों का कलर चेंज हो जाना, और खालित्य का मतलब होता है बालों का गिर जाना, जिसे आप एलोपेशिया कह देते हो। ठीक है, तो यहाँ भी कह रहे हैं कि खालित्य नहीं होता, पालित्य नहीं होता, ना केशा प्रपतंती चा, बाल गिरते नहीं है, दृढ़ मूल बना रहता है उनका, बाल कृष्ण यानी ब्लैक रहते हैं। तो ये गुण है मूर्धा पर तेल धारण करने के। नेक्स्ट है कर्ण तेल पूरण का लाभ। कानों में तेल डालने का क्या लाभ है? अच्छा बता दोगे मुझे यहाँ? आरती। हाँ जी सर। बेटा आचार्य भाव प्रकाश ने कर्ण तेल पूरण की बात की है, गोमूत्र के साथ, उसका क्या लाभ है? सर नहीं। और कोई? बोलो भाई, चैप्टर 1 में पढ़ा है आप लोगों को, ध्यान ही नहीं आ रहा है? कर्णशूल हृत,
वर्ड नहीं ध्यान आया, कर्णशूल में इस्तेमाल होता है। बताया भी था कि आगे चल के शालाक्य में भी पढ़ेंगे, अष्टमूत्र पूरण की बात भी आई है इसी तरह। गलत बात है, इतने लोगों में कोई जवाब नहीं दे पाया। नेक्स्ट देखेंगे, चलिए, कर्ण तेल पूरण। अच्छा ये बताओ किस आचार्य ने कर्ण तेल पूरण जो है या कर्ण बस्ती जो है इसको स्थान दिया नॉर्मल बस्ती के स्थान पर पंचकर्म में? योग रत्न। योग रत्न। योग ठीक है, लिखा भी है यहाँ पॉइंट वो, देख लोगे। चलो, तो कर्ण तेल पूरण का क्या लाभ होता है? तो मन्य स्तंभ नहीं होता, मन्य स्तंभ, हनु स्तंभ नहीं होता। तो इस तरह के रोग नहीं होते जो वात की वजह से रोग हो जाते हैं, मन्य स्तंभ, हनु स्तंभ आदि। ठीक है, बेसिक सी बात है, बता दे रहा हूँ, आगे पढ़ेंगे। कि जैसे हनु स्तंभ हो जाए या लॉक जो जिसको हम बोल देते हैं, तो उसका ट्रीटमेंट पूछता है क्या करना चाहिए। तो सुए स्थान पे वापस पहुंचाना। तो जाहिर सी बात है कि हनु मान लो खुला रह गया, तो उसको क्या करोगे? उसको वापस से जो उसकी नॉर्मल पोजीशन, न्यूट्रल पोजीशन, वहां ले आओगे। तो वही चिकित्सा है, स्नेहन स्वेदन करा के। कहा जाएगा कि अंगूठे से प्रेशर लगा के उसको वापस ले आते हैं। तो मन्य स्तंभ, हनु स्तंभ आदि रोग नहीं होते। योग रत्नाकर ने पंचकर्म में बस्ती के स्थान पर कर्ण पूर्ण को स्थान दिया। नेक्स्ट आता है स्नेह का अभ्यंग कराना। तो एक जरूरी बात पहले ये आती है कि स्नेह से अभ्यंग कहाँ नहीं कराते। तो जहां भी आमज कंडीशन होगी, आपको बताया था आमवात, स्पेशली याद रखना, आमवात में एक्सटर्नली कोई भी स्नेह नहीं देते, लेकिन इंटरनली दिया गया है। कौन सा स्नेह बोलो? एरंड दे। एरंड तेल। एरंड ठीक है, तो एरंड तेल देते हैं इंटरनली वहां। तो देख पा रहे हैं स्नेह का अभ्यंग, भवत्य उपांग दक्षश्चा दृढ़ क्लेश सहो यथा प्रशांतम मारुत बाधम क्लेश व्यायाम सनम। खैर, यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं कि स्नेह का अभ्यंग कराने से, जैसे आप देखते हो कि एक टायर जो होते हैं, पहिए, वो अपनी धुरी पे घूमते रहते हैं ना, एक्सिस पे, आसानी के साथ। उसी तरह स्नेह अभ्यंग से लाभ होता है, कोई खास बात नहीं है। वायु इत्यादि को जीत लेता है, क्लेश सहने योग्य शरीर को बनाता है, कुछ ऐसा नहीं, रखने ऐसा। यहाँ कह रहे हैं किस रोग में कितनी मात्रा तक कर्ण पूर्ण कराना है। कि मान लो कर्ण का कोई रोग है, आप उसी के लिए कर्ण पूर्ण करा रहे हो, तो कह रहे 100 मात्रा तक करा दो, काफी है। अगर कंठ का रोग है उसके लिए करा रहे हो, जैसे मन्य स्तंभ है मान लो, देखा जाए तो वो कर्ण का ही रोग है, तो 500 मात्रा तक। और अगर कोई शिरो रोग है उसके लिए करा रहे हो, तो 1000 मात्रा तक धारण कराएं। तो श्रोत्र के रोग में यानी कर्ण के रोग में 100 मात्रा, कंठ रोग 500, और शिरो रोग में 1000 मात्रा तक इसको धारण कराएं। सवाल इस पे भी नहीं आता जनरली। नेक्स्ट चलोगे, तेल अभ्यंग के और क्या लाभ है? तो भवत्य अभ्यंग नित्य अल्पजरा, के मतलब बुढ़ापा नहीं आता, अगेन इसका भी गुण है तेल अभ्यंग करने से, अल्पजरा। तो घरों में इसीलिए जो बड़े बूढ़े होते हैं वो तेल वगैरह की मालिश करते रहते होंगे, है ना, अपनी एज घटाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे याद कर सकते हैं इसको भी। साम दोष, तरुण ज्वर, अग्निमांद्य और संतर्पण से उत्पन्न विकारों में अभ्यंग नहीं करना चाहिए। तो जहां भी आम की कंडीशन होगी, तो ज्वर का तो मेन कारण ही हम लोग आम को मानते हैं। साम दोष क्लियर लिख दिया कि आम है साथ में, अग्नि मानदेय है तो आम दोष हो गई होगा, और संतर्पण से जो विकार उत्पन्न होते हैं वो आम दोष की वजह से होते हैं। तो इन सब के अंदर अभ्यंग मना कर रहे हैं। नेक्स्ट चलोगे, श्लोक नंबर 90, 91, 92। तो वहां पर बात आई है पैरों पर अभ्यंग करने का क्या लाभ होता है। अभी पीछे मैंने आपको पढ़ाया कि पैर की सिरा का संबंध हमारे नेत्रों के साथ होता है। तो यहाँ वो चीज आप देखोगे कैसे। तो पाद अभ्यंग से कह रहे हैं कि दृष्टि प्रसाद होता है, श्लोक नंबर 91। दृष्टि प्रसाद यानी दृष्टि के लिए अच्छा है, सिरा स्नायु संकोच नहीं होता। तो याद रखना, बस यही मेन बात है। ठीक है, दृष्टि प्रसाद, पैरों पे अभ्यंग करना। नेक्स्ट है स्नान। स्नान का क्या लाभ है? श्लोक नंबर 95। तो स्नान करने से व्यक्ति पवित्र होता है, वृश्यता बढ़ती है, आयुष्य बढ़ता है, श्रम स्वेद मलापहम। देख के समझ आ रहा होगा कि स्नान करने से थकावट दूर हो जाती है। चलो अभी कुछ सवाल कर लेते हैं। रिम्पी, अग्नि में क्या पढ़ा है आपने? श्रम हरणानाम। श्रम हसुरा। सुरा। सुमित, जी सर। आकंठ्या नाम। तो मैंने अग्रे पढ़ी नहीं सर अभी। पढ़ो, सुमित आम जरूरी है। कपित। आम आम कपित। कपित। आम हाँ ठीक सर। कपित। है, आम कपित आकंठ्या नाम, ठीक है। नेक्स्ट बताएंगे आकांक्षा। जी सर। आश्वास कराणाम। आश्वासन करणाम सर। उदक। उदक।
ठीक है, तो इस तरह धीरे धीरे करके याद करते चलो। तो मैं सर पूछ उधर हाँ बेटा ठीक है। तो मैं धीरे धीरे सवालों को इस तरह लेके आऊंगा, आपसे सवाल करता जाऊंगा, आप याद करते रहो उसको जो दिया हुआ है। ब्रेक के बाद आने के बाद भी पहले मैं आपसे द्रव्य गुण, आपको कहा है मैंने कि वो बॉटनिकल नेम याद करने शुरू करना। तो उम्मीद करता हूँ आज शुरू के 5 नाम कम से कम सब लोग याद करके आए होंगे। तो शुरू में जो 5 या 10 नाम है वहीं से सवाल करूंगा, एक दो बच्चों से, कोई भी रैंडमली किसी से पूछूंगा, ठीक। फिलहाल एक ब्रेक, 5 मिनट का ब्रेक है। वापस दूसरी आईडी जो दी है आपको, जो कल भी दी थी, अभी ऐसा ही करना है, पहली आईडी से ये वाली सेशन, सेकंड आईडी सेकंड सेशन, ठीक, उससे ज्वाइन करोगे। ब्रेक के तुरंत बाद 5 मिनट के अंदर क्लास ज्वाइन करेंगे। थैंक यू।